हेलो गाइज, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं लेमन लो। आज का हमारा वीडियो होगा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू की। हमने जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये लेक्चर थर्ड है और इसमें हम प्रीएम्बल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले का जो वीडियो आया था उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीएम्बल के लिए थे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन छूट गए थे। तो ये मैं लमसम 30-35 क्वेश्चन है जो इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट बिना किसी वेस्टिंग टाइम के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक बार प्रीएम्बल को रीड करते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रीएम्बल है वो हम रीड करते हैं। वैसे तो मैंने पिछला जो सेशन हुआ था, ये पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको प्रीएम्बल याद करने की कि हाउ टू रिमेंबर द प्रीएम्बल इन वेरी शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक थी वो, उसमें वापस रिपीट कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें भी काफ़ी कुछ मैंने लमसम 18-20 क्वेश्चन प्रीएम्बल के लिए थे और सोर्सेज के कुछ क्वेश्चन थे। तो उन सबको मिला के वो वीडियो थी, और ये जो वीडियो होगी ये प्योर प्रीएम्बल के क्वेश्चन को लेकर है। तो प्रीएम्बल की जब हम बात करते हैं तो प्रीएम्बल देखो, प्रीएम्बल प्रीएम्बल जो है हमारा वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक लिबर्टी। जस्टिस, इसके बाद में आपकी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity assuring the dignity of in the individual and the unity and integrity of the nation in our constitution assembly। और ये जो बात है वो पास हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिस 26, ये डेट बड़ी इम्पोर्टेंट 26 डे ऑफ नवंबर ऑफ 1949। इस तारीख को हमने डू हेयर बाई अडोप्ट किया है, अनेक्ट किया, एंड टू गिव टू अवर सेल्वेज अडोप्ट अनेक्ट। और हम मतलब हम स्वयं को ये हमने ये जो प्रीएम्बल है ये टू गिव टू अवर सेल्वेज दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने स्वयं को ही हम खुद ही बनाए हैं, खुद ही अडोप्ट किए हैं और अनेक्ट किए हैं और स्वयं को ही हमने दिए हैं। इस तरीके से आपका प्रीएम्बल आपका हो गया याद आपको। इसकी मैंने आपको एक पिछली वीडियो में पिछले सेशन में आपको एक ट्रिक बताई थी, वो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स नहीं देखी होगी वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वीडियो इसको देख लीजिएगा। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ मैंने क्वेश्चन उसमें भी रह गए थे, तो वो जैसे आपको ठीक लगे तो वो अगर देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो बाकी तो है ही। इसमें मैंने देखो प्रीएम्बल को एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, वो आप याद कर सकते हो इस तरीके से। इसमें देखो, जब भी हम प्रीएम्बल को याद करेंगे तो पीपल आप ऊपर लिख देगी, क्योंकि हमारा जो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू से सो से और डियर DEAR से डियर। फिर मैंने आपको बताया था जुलेफा JULEFA जुलेफा। और आगे मैंने बताया था जुलेफा दी कैसी थी हमारी, यूनिक थी UIN। तो यूनिक को UNI उसको पहले लिख लेंगे, इस तरीके से हो जाएगी। तो से डियर जुलेफा दी हमारी कैसी थी, यूनिक थी। तो अब इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, देखिए जो सो से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सो से हो जाएगा आपका सोवरेन, सो से हो जाएगा आपका सोवरेन, ओके। सो से हो जाएगा आपका सोवरेन, दूसरे सो से हो जाएगा आपका सोशलिस्ट, ऐसी से हो जाएगा आपका सेकुलर, और डी जो मैंने बताया आपका डियर, तो आपका डी से आपका DE से आप ले लीजिए डेमोक्रेटिक, और इस आप R से ले लीजिए रिपब्लिक। ये होगा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके नीचे जो मैंने बताया जुलेफा दी यूनिक, क्योंकि जुलेफा दी हमारी यूनिक है, तो JU से हम करेंगे बात जस्टिस की। जस्टिस 3 तरीके की होती है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये आपका क्या होता है, जीनस होता है, जस्टिस जीनस होती है, और सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो आपकी होती है वो स्पीसीज होती है। ये मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। इसके बाद में लिबर्टी हो गई आपकी, ये आपकी इक्वलिटी होगी, लिबर्टी होगी आपकी। लिबर्टी किस तरह लिबर्टी होती है, जनरली 5 टाइप की, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, जो कि प्रीएम्बल में बात करता है। इक्वलिटी बात करता है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की।
और इसके बाद में आप कहते हैं फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी ए का ये ए जो मैंने लिखा है वो है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग कर रहा है डिग्निटी, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी, डिग्निटी नहीं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से आपका बहुत सिंपल तरीके से प्रीएम्बल याद होगा इसे, और इसके नीचे आप डेट याद रखिएगा इसमें 26/11/1949, 26/11/1949, इस चीज़ को आप याद करिए, ये आपका प्रीएम्बल याद होगा। दोबारा एक बार मेरे साथ वापस बोल लीजिए और इस जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बीइंग ए लॉ स्टूडेंट या बीइंग ए अगर सिविल सर्विस की कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो प्रीएम्बल तो आपको कम से कम याद ही होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार है, मतलब जो एक चीज़ ऑब्जेक्टिव जो जितने जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको एक डिफाइन कर देता है ये चीज़। आगे हम क्वेश्चन में सोल्व भी करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought expression, faith and worship, इसकी बात कर रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो जो आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होगा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है ये डेट 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडोप्ट कर रहे हैं, अनेक्ट कर रहे हैं, और एंड टू गिव टू आवर सेल्वेज, और हम खुद ही को दे रहे हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आपका ये प्रीएम्बल है, बहुत संक्षिप्त में आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। बाकी आप अपने खुद की भी ट्रिक तैयार कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। अब डायरेक्ट मैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, मैं थोड़ा ज़्यादा वो कर देता हूँ तो उसमें थोड़ा आपका भी समय खराब हो जाता है, मेरा भी होता है। तो हम डायरेक्ट बिना समय खराब के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 18 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस कर चुका था, अब 19 क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप और बेसिक क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वो एक बार वीडियो को जाके देख लीजिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, तो उसमें सही रहेगा, बाकी तो ठीक है नहीं। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो सभी को पता है, यस, नो, मे बी, मे नॉट बी। प्रीएम्बल क्या हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? यस है, तो ये तो आंसर हो जाएगा आपका यस। प्रीएम्बल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये होगा। इसके बाद में 20 क्वेश्चन में आगे तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। ये नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में हमें मोर करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368। तो देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ इसमें। ये हो गया आपका कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ए। सेकंड बी क्या कर रहा है कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और उसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। सी क्या कह रहा है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है और कैन बी अमेंड, और उसको अमेंड भी किया जा सकता है ओनली इफ नो चेंज इन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। ये स्टेटमेंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी यही हो जाएगा। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है और उसको अमेंड भी किया जा सकता है ओनली, केवल इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड, केवल अगर हम उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज ना करें तो हम उसको अमेंड कर सकते हैं और वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ये आपका आंसर हो गया सी। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट सिंपली बाय एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो नहीं ये नहीं होगा। तो एमपी, ये मध्य प्रदेश का हायर जुडिशियल सर्विस 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये आपका हो जाएगा आंसर आपका सी। ठीक है, अब हम देखो, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपको ऐड कर देता हूँ, देखो क्या ऐड करता हूँ कि प्रीएम्बल हमारा एक पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, पिछले सेशन में भी, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। 40 सेकंड
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसमें हमने अमेंडमेंट किया था पहली बार हमारे पीरियम्बल में, और उसमें हमने 3 वर्ड जोड़े थे, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो 3 वर्ड जुड़े थे हमारे, सेकुलर और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में पीरियम्बल में जोड़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो हम हमारा 21 क्वेश्चन क्या है कि पीरियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, पीरियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, पीरियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पीरियम्बल है वो है नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए कह रहा है कि नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बी कह रहा है ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नाइदर कन्फर एनी पावर नोर इम्पोजेज एनी ड्यूटीज नोर कैन इट बी ऑफ एनी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपका स्टेटमेंट होगा ये भी आपका गलत हो गया, कि ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन बट इट नाइदर कन्फर, लेकिन ना तो ये कन्फर करता है एनी पावर, कोई पावर, ना ही इम्पोज करता है एनी ड्यूटी, ना तो कोई पावर कन्फर कर रहा है, ना ही इम्पोज कर रहा है कोई एनी ड्यूटी, नोर कैन इट बी, और ना ही कैन इट बी ऑफ एनी यूज, और ना ही इसका कोई यूज हो सकता है इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य प्रोविजन्स को इंटरप्रेट करने में। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ए पार्ट ऑफ, सी क्या कह रहा है कि ए सी है, वो कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी ऑफ यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन, और एंड कैन बी ऑफ यूज, और उसका यूज किया जा सकता है इन इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट करने में अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी। अगर एम्बिग्यूटी होती है, देखो पिछला जो सेशन हुआ था, पिछले सेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसमें वो मैंने ये बताई थी कि अगर मानो कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन और पीरियम्बल, अगर इनमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो प्रिवेल करेगा प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को हमें इंटरप्रेट करना है, और अगर इंटरप्रेट करना है और अगर वो वहाँ ढंग से इंटरप्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम पीरियम्बल की मदद वहाँ पे ले सकते हैं, और पीरियम्बल की हेल्प से हम वहाँ पे अगर एम्बिग्यूटी होती है तो उन प्रोविजनों को वहाँ पे ज़्यादा मोर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं पीरियम्बल की सहायता से। तो पीरियम्बल जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम होता है वो तो आपका प्रोविजन ही होंगे, लेकिन अगर उन प्रोविजनों को हमें क्या करना होगा, अमेंड करना होगा। अगर हमें उन प्रोविजनों को इंटरप्रेट करना होगा तो हम पीरियम्बल की हेल्प ले सकते हैं। तो वही ये बात कह रहा है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है एंड कैन बी ऑफ यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी। अगर एम्बिग्यूटी होती है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रोविजन यहाँ पे जो पीरियम्बल होती है उस पीरियम्बल की हम हेल्प ले सकते हैं। तो यही कह रहा है, डी आपका कह रहा है ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कन्फर्स पावर एंड इम्पोज ड्यूटीज एज एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ऐसा नहीं होता कि ये जो जैसे कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्यूटीज इम्पोज करते हैं और पावर कन्फर्म करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से ये पीरियम्बल नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। बहुत क्लियर है, ये मैंने पिछले सेशन में आपको बड़े डिटेल से समझाया था कि इसमें जो एक केस लो भी था, वो केस लो वो जो केस लो है वो केस लो कह रहा था कि अगर मानो कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके पीरियम्बल और प्रोविजंस में, तो हम जो होता है जो आपके जो प्रोविजन होते हैं वो प्रिवेल करेंगे ऑन द पीरियम्बल, प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे पीरियम्बल के ऊपर। लेकिन अगर एम्बिग्यूटी उनको इंटरप्रेट करने में अगर दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पीरियम्बल है उसकी हेल्प से हम इसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो केस था वो मैं आपको बता देता हूँ। केस मेरे ध्यान आ गया, वो केस भी लिख लीजिए यहाँ पे। देखो केशवानंद, सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1971 का जो केस था उसमें कहा था कि पीरियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्निशेस वैल्यूएबल गाइडेंस इन द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द पीरियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाना चाहिए और इंटरप्रेट किया जाना चाहिए इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन जो कि एक्सप्रेस्ड किया गया है पीरियम्बल में। तो ये केशवानंद
जो एक फेमस जजमेंट है केशवानंद भारती का, उस केस में ये बात कही गई थी कि जो पीरियम्बल होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको पढ़ा जाना चाहिए, रीड किया जाना चाहिए और इंटरप्रेट किया जाना चाहिए इन द लाइट ऑफ ग्रांड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस किया गया है हमारे पीरियम्बल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 21 का जो आपका आंसर होगा वो आपका सी होगा। 22 में चलते हैं। कंसीडर 22 हमारा क्या कह रहा है कि कंसिडर करना है हमें। कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव स्टेटेड 22। ओके रुकिए। कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द पीरियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कि हमारे पीरियम्बल में ऑब्जेक्टिव स्टेटेड किए गए इन द पीरियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, एसोसिएशन द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। तो इसको हमें एक करेक्ट ऑर्डर, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच दीज फाइंड पैलेस इन द पीरियम्बल, हमें एक करेक्ट ऑर्डर में आपको इसमें रखना है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा वो फॉर्मूला याद रखो, सो से जुलेफा दी यूनिक। जुलेफा दी हमारी कैसी थी? यूनिक थी। तो अब इस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिए। देखिए पहले क्या है, जस्टिस की बात की जा रही है, ठीक है, जस्टिस हो गया आपका, जस्टिस हो गया, ओके, रुकिए 2 मिनट। अब ठीक है। देखो जस्टिस हो गया, तो जस्टिस कहाँ पे दे रखा है? सबसे पहले जस्टिस दे रखा है यहाँ पे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो सबसे पहले आ जाएगा 3। फिर जस्टिस के बाद में आपका आ जाएगा लिबर्टी। लिबर्टी के बाद लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, इसकी बात कर रखा है 4। इसके बाद में आपका ये ई हो गया आपका। तो ई से जब हम बात करते हो तो लिबर्टी ऑफ इक्वलिटी हो गई आपकी। तो इक्वलिटी दे रखा है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये दे रखा 1 में। और इसके बाद में आपका जो बचेगा वो क्या बच जाएगा? फ्रेटर्निटी बच जाएगा। तो ये होगा 2। तो 3 4 ऑप्शन आ जाएगा डी। ये होगा ऑप्शन हो गया आपका डी, 3 4 1 2। ऑप्शन हो गया आपका डी, 3 4 1 2। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ नहीं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote them among them all। और उसके बाद में fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। इस तरह हमारा जो सो से है वो जुलेफा दी हमारी यूनिक हो जाती है। ये आपका याद करने का तरीका होगा, सिंपल सा है, कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा कुछ। पीरियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उसको छोड़ करके, मतलब पीरियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड करता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके? 23rd इसमें, अरे रुको, हाँ, किसको छोड़ करके बात कर रहा है पीरियम्बल? तो इसकी हम बात करते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, जो कि आपको अलग ही दिख रहा होगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात ये करता है। अडल्ट फ्रेंचाइजी की इसकी बात नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, एक्सेप्ट की बात कर रहा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा इसमें बी आपका। फ्रेटर्निटी की बात भी करता है, जस्टिस की बात करता है। ये PGS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो पंजाब जुडिशल सर्विस 2015 का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। इसके बीच में ये हो गया। अब 24 जो हमारा क्वेश्चन 24 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पीरियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट क्या है? हमें करेक्ट की बात कर रहा है। करेक्ट क्या है अबाउट द पीरियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? करेक्ट की बात कर रहा है। तो देखो ये ए है आपका ऑप्शन, देखते हैं इसमें। ए कह रहा है कि इट वाज अडोप्टेड आफ्टर अडोप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो ये कह रहा है कि ये अडोप्ट किया गया था आफ्टर अडोप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपरेटिव आर्टिकल्स के अडोप्ट करने के बाद में इसको अडोप्ट किया गया था। तो एक बात तो ये हो गई, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में बी आ रहा है, इट एनविजाज। ये एनविजाज करता है कि दैट ऑल सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट, कि सभी सिटीजन फंडामेंटल राइट्स रखते हैं। तो यार ये बात तो सही नहीं लग रही कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमें करेक्ट पूछ रहा है ये बात इसमें ना, तो ये तो नहीं, फंडामेंटल राइट्स की बात थोड़ी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये पीरियम्बल।
वो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा पार्ट। इट सीक्स टू सिक्योर ए गुड लाइवलीहुड फॉर ऑल, ये भी नहीं करता। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी गलत बात हो गई, ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी। तो पीरियम्बल, अगर पीरियम्बल को लेकर के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीरियम्बल को लेकर के सही बात की बात कर रहा है, तो वो ये कर रहा है कि इट वाज अडोप्टेड, ये अडोप्ट किया गया था आफ्टर अडोप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं उनको अडोप्ट करने के बाद में पीरियम्बल को अडोप्ट किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका DGS 2014 का जो एग्ज़ाम था, DGS 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन, वो देखते हैं कि करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस अंडर पीरियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस अंडर पीरियम्बल, अंडर कंसेप्ट ऑफ जस्टिस अंडर पीरियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस की बात करते हैं, तो जस्टिस की बात इसमें देखो ऑप्शन देखते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस। रिलीजियस जस्टिस की बात थोड़ी कर रहा है भाई, जस्टिस वो आप जुलेफा दी याद करिए, जुलेफा दी यूनिक थी हमारी। देखिए जब जस्टिस की हम बात करते हैं तो जस्टिस हमारी तीन तरह की थी, SEP, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो देखिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कहाँ है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये इसमें है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो अब बाकी भी देख लेते हैं ऑप्शन, रिलीजियस नहीं आएगा, एजुकेशनल नहीं आएगा, इसमें रिलीजियस आ गया तो ये भी नहीं आएगा, तो इस ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो 25 में आपका ये राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2019 उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन, इन विच केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट पीरियम्बल इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में ये बात कही गई है, इन विच केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि पीरियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, जो पीरियम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर, पीरियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इन री गोलकनाथ केस, इन री मनेका गांधी केस, इन री स्वर्ण सिंह केस, इन री केशवानंद भारती केस। तो इसका जो फेमस जजमेंट है इसमें कहा गया था, फेमस जजमेंट है केशवानंद भारती केस, इसमें कहा गया था कि जो पीरियम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर उसका पार्ट है। तो इसका 26 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। UGS एंड AGS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तराखंड जुडिशरी और AGS 2011 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके बाद में 26 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच अमोंग द वर्ड्स अपीयर्स फर्स्ट इन द पीरियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो विच अमोंग द वर्ड्स, इन नीचे दिए गए वर्ड में से अपीयर्स फर्स्ट इन द पीरियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा वर्ड है जो सबसे पहले अपीयर होता है, कौन सा वर्ड है जो इनमें से पीरियम्बल, जो पीरियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पीरियम्बल है उसमें फर्स्ट वर्ड कौन अपीयर होता है, तो वही है सिंपल सा फॉर्मूला, जुलेफा दी यूनिक। याद करिए जस्टिस पहले क्या आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद में आपकी लिबर्टी आएगी, उसके बाद में आपकी इक्वलिटी आएगी, फिर फ्रेटर्निटी आएगी। तो ये कह रहा है कि वर्ड अमोंग द वर्ड्स अपीयर फर्स्ट, कौन सा अपीयर पहले होता है, तो अपीयर पहले हो रहा है जस्टिस, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें 27 में सी आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। द पीरियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फार, अब तक पीरियम्बल ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया है, कितनी बार अमेंड किया गया है, तो आंसर ए 28 का ऑप्शन देख लेते हैं। वंस, ट्वाइस, थराइस, नेवर। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये UGS उत्तराखंड जुडिशल सर्विस 2018 के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब तक अगर पीरियम्बल के अमेंडमेंट की जो हम बात करते हैं तो पीरियम्बल जो अमेंड हुआ है वो अब तक वो सिर्फ एक बार हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वंस हो जाएगा। पीरियम्बल की जो अमेंडमेंट की बात करते हैं वो कितनी बार, सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, और वो जो अमेंड हुआ उसमें हमने 3 वर्ड जोड़े थे, सेकुलर, सोशलिस्ट
इंटीग्रिटी। और कब अमेंड हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, उसमें हमने अमेंडमेंट इंसर्ट किए थे 3 वर्ड, तो एक बार अमेंड हुआ है। ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ें। तो इस तरीके से 28 क्वेश्चन हो गए। अब हम मूव ऑन करते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि पीरियम्बल वाज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट। ये मैंने अभी आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट। जो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट, आंसर हो जाएगा आपका ए। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कौन 3 वर्ड जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं ये 42nd अमेंडमेंट 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जोड़े गए थे। तो SGS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, और हरियाणा जुडिशल सर्विस यूपी SGS 2014 के जो एग्जाम है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Preamble of the Constitution was amended and the word sovereign, socialist, secular, democratic republic were substituted for sovereign, democratic republic. Preamble of the Constitution was amended किया गया था, एंड द वर्ड सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वर सब्स्टिट्यूट, और ये सब्स्टिट्यूट किए गए थे फॉर सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मतलब रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनकी जगह पे वर्ड सब्स्टिट्यूट किए गए थे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। मतलब सीधी सीधी बात वही है, सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये मैंने आपको ये जो मैंने अभी काफ़ी बार मैंने इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये 42nd अमेंडमेंट था जो कि इफेक्टिव हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 3/1/1977। 3/1/1977 इफेक्ट में आया था, तो इसको आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। इसमें जोड़े गए थे 3 वर्ड। इसके बाद में 31 क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर इंक्लूडेड इन द पीरियम्बल। अच्छा, ये क्वेश्चन MPCJ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन ये देख लीजिए आप, इतने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा, बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर इंक्लूडेड इन द पीरियम्बल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 42nd अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है ये 42nd अमेंडमेंट। ये आपको याद रखना कि पीरियम्बल को एक बार अमेंड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट के तहत उसको अमेंड किया गया था, 1976 में हुआ था। इफेक्ट में कब आया था? इफेक्ट की डेट अभी आपने देखी थी इससे पहले कि 1977 उसको उस तारीख को ये इफेक्ट में आया था। तो ये देखिए एग्जाम, देखिए आप कितने एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है ये। ये जो पूछा गया क्वेश्चन देखिए, MPCJ 2022 का एग्ज़ाम हो गया आपका, और आपका जो RJS 2019, BJS 2009 का, MJS 2011, SCS 2013, MPCJ 2012, TJS 2013, AGS 2011-15 बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। तो आप इसको याद, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ ही जाता है जनरली जुडिशरी की प्री एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। तो इसके बाद में आपका क्वेश्चन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वर्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन द पीरियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन हो रहा है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी, जो मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे कि तीन वर्ड बताए थे आपको, सेकुलर, सोशलिस्ट और एक इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी, अब इंटीग्रिटी यहाँ पे पूछ लिया, इंटीग्रेट करा कि इंटीग्रिटी को इनकॉर्पोरेट किया गया था पीरियम्बल में किस अमेंडमेंट के द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। वही ये CJ 2020, MPCJ 2017, मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, ये हो गया। इसके बाद में 33 देखते हैं। 33 कह रहा है कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975 बाय अमेंडिंग द 1975 बाय अमेंडिंग द पीरियम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सी कह रहा है फंडामेंटल राइट्स, डी कह रहा है ऑल ऑफ देम। तो आंसर हो जाएगा आपका पीरियम्बल में ऐड किया गया था, पीरियम्बल को अमेंड करके ये वर्ड। MP हायर जुडिशल सर्विस 2015 और बिहार का हायर जुडिशल सर्विस 2015 का जो एग्जाम था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन को देखिए आप, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आप डायरेक्ट सीधे सोल्व हो रहे हैं इसमें, बस थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन को कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन, और वही है। 34 में देखते हैं। 34 क्या करा है? 34 करा कि इन विच ईयर द 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द पीरियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो किस ईयर में, ये अब इसमें ईयर पूछ रहा है तो आंसर में ये इसमें 1976 का हो गया। इन विच ईयर द टू वर्ड सोशल सेक्रेटरी एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 1977। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको यहीं भी ऐड कर देता हूँ। देखो 1976 में ऐड किए गए थे, इफेक्ट में कब आया था 1977, वो हमने डेट अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो हम एडेड की बात कर रहे हैं तो ये 1976 इसका आंसर दिया गया है। तो आपको 1976 इसमें करना है। और ये यूपी जो एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आगे चलते हैं 35 की तरफ। तो 35 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड, सोशल एडेड किया गया था बाई, हाँ अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना, सेक्शन पूछ रहा है इसमें अंदर से। जो 35 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट, ये तो क्लियर हो गया। अब सेक्शन पूछ लिया है इसमें, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, इस एक्ट के कौन से सेक्शन के थ्रू उसको ऐड किया गया था, है ना, कौन से सेक्शन के ऐड के थ्रू कौन से सेक्शन कौन से जो एक्ट था, इस एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। तो इसमें जो 35 में हो जाएगा, 35 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ए मतलब सेक्शन 2। तो अब ये अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो जनरली खैर इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना इस चीज़ को। सेक्शन 2 इसमें पूछा गया था, सेक्शन 2 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो सोशलिस्ट वर्ड था वो ऐड किया गया था। अब हम आगे चलते हैं। तो वो कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 36 कह रहा है, 36 देखिए। इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड सेकुलर वाज इनकॉर्पोरेटेड बाई, सेकुलर वर्ड इनकॉर्पोरेट किया गया, कब किया गया इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड सेकुलर वाज इनकॉर्पोरेटेड बाई, कब किया गया था, मतलब जो सेकुलर वर्ड था वो इनकॉर्पोरेट किया गया था बाई किसके द्वारा किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट 15 अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। तो ये 36 क्वेश्चन है, 36 में वही आंसर डी हो जाएगा, तो आपका 42nd अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी। और ये वेस्ट बंगाल जुडिशल सर्विस 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं 37 की तरफ। देखो दमादम ख़त्म करते हैं भाई। मैं कोशिश करता हूँ यार जितनी वीडियो की लेंथ कम रहे, लेकिन हो ही जाता है लमसम 1 घंटा तो हो जाता है, क्योंकि मैं 30 से क्वेश्चन का मेरा टारगेट रहता है कि मैं 30 से जो 30 क्वेश्चन है वो 60 मिनट में डिलीवर कर दूँ। तो बस यही है, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी करना रहता है, बाकी तो टिक करना रहता है, इसमें इतना कुछ रहता नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज अपहेल्ड सेकुलरिज्म एज ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन बिफोर द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। देखो किस केस में अपहेल्ड किया गया था कि जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलरिज्म है वो एज ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इवन बिफोर द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड। सेकुलर वर्ड इंसर्ट करने के पहले ही जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका बेसिक फीचर क्या था, सेकुलरिज्म था। और ये हेल्ड किस केस में किया गया, ये जो हेल्ड किया गया था, देखो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, इसमें तो नहीं किया गया। केशवानंद भारत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस में किया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। वमन राव यूनियन ऑफ इंडिया, समंथा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। और आंसर बी हो जाएगा केशवानंद भारत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, देखो जब हम प्रीएम्बल रीड करते हैं तो प्रीएम्बल में कहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकुलर, जब सेकुलरिज्म अगर वर्ड नहीं भी जोड़ा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगर सेकुलरिज्म वर्ड नहीं भी जोड़ा गया तो कहाँ पे जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलरिज्म इसमें दर्शाया गया था। तो देखो मैं आपको ना एक प्रीएम्बल, हमने प्रीएम्बल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जुलेफा दी हमारी यूनिक थी, 100 से डियर जुलेफा दी यूनिक थी हमारी। अब जुलेफा दी हमारी यूनिक थी, तो हमने इसमें बात किया था, हमने इसमें बात की थी जस्टिस हमारी 3 तरीके की थी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी हमारी कितने तरीके थी, लिबर्टी हमने 5 तरीके की बता रखे थे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो जब हम थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, जब हम बिलीफ की बात करते हैं, बिलीफ कि क्या बिलीफ होगा, क्या हमारा फेथ होगा,
है ना। और वर्शिप की बात करते हैं, उनकी हमें लिबर्टी थी पहले से। जब सेकुलरिज्म जो वर्ड था वो 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, उससे पहले भी हमारा जो पीरियमल था वो बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात कर रहा था, और उनमें हमें क्या दे रहा था, लिबर्टी दे रहा था। तो ये जो फीचर था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही ऐड था। ये सेकुलरिज्म का जो फीचर था पहले से ही ऐड था, अलग से हमने एक अलग वर्ड जोड़ दिया सेकुलरिज्म। तो बस ये थोड़ा पार्टिकुलर हो गया, नहीं तो बाकी हमारी ये जो फीचर है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, जो बिलीफ, फेथ और वर्शिप की जो हमें जो लिबर्टी दे रखी है, वो यही बात कहती है। वो जो सेकुलरिज्म का जो फीचर है उसी को ये दर्शाता है जनरली। तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा था, फिर उसके बाद में हमने 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें ये सेकुलरिज्म वर्ड ऐड कर दिया गया। इस तरीके से हो गया। इसके बाद में देखो, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि द पीरियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस करता है द रेजोल्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू इंटर एलिया ए सोशलिस्ट रिपब्लिक सिंस द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंटेंस करता है द रेजोल्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इनटू इंटर एलिया सोशलिस्ट रिपब्लिक सिंस द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस द फ्रेमिंग, जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तभी से, तो नहीं भाई, ये सोशलिस्ट जो वर्ड है ये हमने तो बाद में जोड़ा था, ये तो 42nd अमेंडमेंट जोड़ा था। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये तो गलत हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं हम। बी ऑप्शन क्या करेगा, द वर्ड सोशलिस्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द पीरियम्बल, बिल्कुल ऐड किया था भाई क्या, पीरियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम, ये लो, जो वर्ड सोशलिस्ट जो इनकॉर्पोरेट किया था इन द पीरियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी 1977 से। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है, क्योंकि सोशलिस्ट तब वो इनकॉर्पोरेट किया था पीरियम्बल में 42nd अमेंडमेंट, जो कि इफेक्ट में आया था कब से, 3 जनवरी 1977 से इफेक्ट में आया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो गया। नेवर कंटेंट द वर्ड सोशलिस्ट की, हमने सोशलिस्ट वर्ड ही कंटेंट नहीं किया कभी, ये भी गलत हो गया। द वर्ड सोशलिस्ट वाज ड्रॉप्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने जो वर्ड सोशलिस्ट था उसको ड्रॉप कर दिया था, तो ये भी बात आपकी गलत हो गई। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये दिल्ली जुडिशल सर्विस 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है मतलब। अब हम चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द पीरियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 42nd अमेंडमेंट में हमने कौन से वर्ड इसमें जोड़े हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, नहीं, यूनिटी इंटीग्रिटी हमने जोड़ा था, ठीक है। सोसाइलिटी एंड सेकुलर, नहीं यार, सोसाइलिटी थोड़ी जोड़ा है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये आपका ऑप्शन आपका इसमें सी सही हो जाएगा। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये हमने वर्ड जोड़े थे। सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी हमने नहीं जोड़ा, यूनिटी पहले से था, सेकुलर जोड़ा था, इंटीग्रिटी जोड़ा था, तो यूनिटी नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोशलिटी ये गलत हो गया, यूनिटी ये गलत हो गया, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो ये आपको याद ही कर लेना कि 42nd अमेंडमेंट, उसकी डेट इफेक्ट में कब आया था, 1 जनवरी 1977 को इफेक्ट में आया था, 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, और 42nd अमेंडमेंट है, 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे, दैट्स इट। केशवानंद भारती केस, इसमें आपको वो भी देख लेना, इसमें जो उसमें बताया गया था कि सेकुलरिज्म वर्ड फीचर था वो ऐड किए थे हमने, उससे पहले भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो नेचर था वो सेकुलरिज्म ही था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 क्वेश्चन, इन तिनसुकिया, एक केस का नाम है तिनसुकिया, केस है तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द टर्म सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स ए स्टेट हुज बेसिक पॉलिसी इज टू। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। ये मैंने एक दो सही एग्जाम में, पता नहीं किसी एग्जाम में आया था, मैंने यहाँ इसको मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी स्टूडेंट्स को रहता है कि ये जो केस था इन तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से स्टेट ऑफ आसाम, तो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंटेड आउट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि टर्म जो सोशलिस्ट जो टर्म है वो यूज किया गया है इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स, उसका मीन्स है ए स्टेट हुज बेसिक पॉलिसी,
एक ए स्टेट हुज जिसकी बेसिक पॉलिसी है, क्या है बेसिक पॉलिसी, ऑप्शन सुनिए इसमें। ए कह रहा है कि प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, मतलब प्रोहिबिट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को। तो ये बात हो गई, एक तो ये बात हो गई। तो बी कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज का नेचुरल रिसोर्सेज है उसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई भाई, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। इसका थोड़ा बहुत सेंस बन रहा है कि प्रोहिबिट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का थोड़ा बहुत सेंस बन रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये नहीं है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, आपको सी देखिएगा, प्रोहिबिट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो कि मैंने ये बात बताई, ये तो सही है, बात तो सही करे, ये भी कह रहा है, वही बात ये कह रहा है कि प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, और स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है उस जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है उसको अपलिफ्ट भी करता है। तो ये आपका ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा, मोर करेक्ट हमने इसमें ऑप्शन में हमें देखना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। टी क्या करा कि प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये ऑप्शन तो हमने पहले काट दिया। तो देखो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रोहिबिट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को एंड अपलिफ्ट कर रहा है द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल को जो हमारा जो सोशलिस्ट वर्ड है वो अपलिफ्ट कर रहा है। अब देखो जनरली जब हम सोशलिस्ट वर्ड की बात करते हैं जो कि ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तो इसका जो वर्ड है इकोनॉमिक जस्टिस जो कि यूज किया गया प्रीएम्बल में, इम्बाइब द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, ये जो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो इम्बाइब करता है। इसके अलावा अगर हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो देखो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल जो आर्टिकल 39 बी एंड सी है वो भी फ्लैग बियरर है ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। इसके अलावा कुछ केसेस हैं, वो मैं केसेस आपको बताता हूँ यहीं पे, इससे पहले वीडियो में हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा डिस्कस करता हूँ। एक्सल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड्स को लेकर क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, कि कोर्ट्स वुड गिव मोर वेटेज को टू द नेशनलाइजेशन एंड द स्टेट ओनरशिप, बट द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड टू द एक्सटेंट इट, की उस एक्सटेंट तक ना तो उसको जो सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको ना तो इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए और ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए उस एक्सटेंट तक कि वो टोटली इग्नोर करे। क्या चीज़ इग्नोर करे, द इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, जो प्राइवेट ओनरशिप के जो इंटरेस्ट है उसको टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो सोशलिज्म का कंसेप्ट है वो कह रहा है कि कोर्ट होंगी जो मोर वेटेज देंगी, मोर वेटेज देंगी, किस चीज़ को देंगी मोर वेटेज, डिलीट करने दो मेरे को, ओके। कोर्ट होंगी वो कोर्ट वुड गिव मोर वेटेज देंगे किसको, नेशनलाइजेशन को, राष्ट्रीयकरण को, नेशनलाइजेशन एंड स्टेट ओनरशिप, दो चीज़ की बात की गई थी इस केस में। इसमें केस में हेल्ड किया गया था कि कोर्ट ज़्यादा वेटेज देंगी, किस चीज़ को देंगी, नेशनलाइजेशन एंड स्टेट ओनरशिप, बट द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म शुड नॉट बी, लेकिन जो प्रिंसिपल जो सोशलिज्म की जो प्रिंसिपल है उसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, सो शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड, ना तो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए ना ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस एक्सटेंट, मतलब टू द एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक, उस सीमा तक कि वो टोटली इग्नोर कर दे द इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, जो प्राइवेट ओनरशिप का है उस जो प्राइवेट ओनरशिप जो इंटरेस्ट है उसको टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ना तो हम जो सोशलिज्म के प्रिंसिपल है उसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे ना ही उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो बात कही गई थी आपका जो केस था एक्सल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये बात कही गई थी सोशलिज्म की, लेकिन ये केस डिफरेंट है तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। इसमें जो बात की गई थी वही ये की गई थी कि प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको प्रोहिबिट करना और अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट करना। ये जो बात कही है ये तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में कही गई है। इसके अलावा एक केस हो रहा था वो भी मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। एक केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983।
केस है आपका डीएस नकारा, डीएस नकारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1983। यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो कहा है वो ये कहा कि जो बेसिक पर्पज ऑफ सोशलिज्म, जो सोशलिज्म का जो बेसिक पर्पज है वो है ये है कि टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल सिक्योरिटी टू पीपल। वो ये जो बात ये कह रहा है कि अपलिफ्ट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, वही बात उसमें दूसरे वर्ड्स के थ्रू कही गई है कि वो ये कह रहा है कि जो सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल होगा उसका मतलब ये होगा कि जो डिसेंट जो लोगों को जो लाइफ होगा वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना और सोशल सिक्योरिटी, लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये दो सोशलिज्म प्रिंसिपल का बेसिक पर्पज है। तो ये जो हेल्ड किया गया था वो हेल्ड किया गया था डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेल बियर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। उसमें कहा गया कि जो कोर्ट्स होंगी, जो कोर्ट हैं वो मोर वेटेज देंगी किसको, नेशनलाइजेशन को और स्टेट ओनरशिप को। बट द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड टू द एक्सटेंट कि वो टोटली इग्नोर करे प्राइवेट ओनरशिप को टोटली इग्नोर ना करना चाहिए। फिर उसके बाद में डीएस नकारा का जो केस है, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 1983 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो बेसिक पर्पज ऑफ सोशलिज्म होगा उसका जो बेसिक पर्पज ये होगा कि वो लोगों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये जो बात कही गई थी वो कही थी डीएस नकारा में। और ये जो केस है आपका, ये जो केस है तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंटेड आउट किया था टर्म सोशलिस्ट को लेकर के कि प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो इस तरीके से ये आपका होगा। ये आपको याद करना, सीधी बेसिक बात ये है। मैंने जो काफ़ी देर तक ये जो आपको ये इनको रिपीट कर करके जो बताया है वो इसीलिए बताया है कि क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जनरली स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि सोशलिस्ट को जनरली कहीं पर डिफाइन किया नहीं गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे जब बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की, उसको भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो इसलिए इस चीज़ को केस लॉ के थ्रू बताया गया है। तो आपको ये 2-3 जो केसेस के जो स्टेटमेंट है बेसिक वो आपको ध्यान रखने होंगे, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन करो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। सीधी बात ये है, इसलिए मेरे को इतना डिस्कस करना पड़ा है ये सारी चीज़। अब मैं आगे चलता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको रफ कर लेता हूँ। ओके, अब 41 क्वेश्चन देखिए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल अनेबल करता है द कोर्ट टू लीन मोर एंड मोर इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। मैंने जो 5 मिनट के लिए आपके जो समय ख़राब किया है बहुत ज़्यादा, उसको रिपीट कर करके चीज़ को इसीलिए किया था क्योंकि मुझे पता था कि अगला क्वेश्चन वही है कि देखो कोर्ट लीन करेंगे मोर एंड मोर इन फेवर ऑफ नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण के लिए और स्टेट ओनरशिप के लिए, स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री के लिए, ना कि जो प्राइवेट जो आजकल जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको। जो कोर्ट फेवर करेंगी वो नेशनलाइजेशन और स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री को फेवर करेंगी। और ये जो बात कही गई थी ये आपका सीधा अभी जस्ट मैंने अभी ये जो बताई थी वो बात बताई थी। एक्सेल बियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें ये बात बताई की, ठीक है। तो आपका सीधा क्वेश्चन हो गया। 42 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? तो प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत हो गया यार, ये तो गलत हो गया है ना। इसके बाद में प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेट्स टू बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है जो कि केशवानंद भारती जी का केस था उसमें इसमें चीज़ को डिस्कस किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी आपका हो जाएगा 42 में पी। प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द गलत होगा ये तो। प्रीएम्बल इज लाइक प्रोलोगो टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ना भाई ये सब गलत है। एज जगह में क्वेश्चन आया, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेट टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर। अब 43 क्वेश्चन की तरफ आइए। 43 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो फ्रेमर था उनका ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ये। ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू एस्टैब्लिश व्हाट इज जनरली नोन एज द वेलफेयर और द सोशल स्टेट हैज बीन हेल्ड इन। ये जो बात कही है ये किस केस में कही गई है? तो इसको भी आप सीधा इस चीज़ को याद करिए कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
वाज था टू एस्टेब्लिश करना व्हाट इज जनरली नोन एज द वेलफेयर और द सोशल स्टेट। जो हमारे फ्रेमवर्क, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्ट वो था वो ये था कि जो एक वेलफेयर और सोशल स्टेट एस्टेब्लिश करना था। ये जो बात थी ये हेल्ड की गई थी, किस केस में हेल्ड की गई थी? तो 43 आपका जो क्वेश्चन है इसमें देखो ऑप्शन है मोतीलाल वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, मोतीलाल वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट AR 1951, दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, नन ऑफ द अबाउ। तो इसका सीधा सीधा देखो, इसको आपको याद कर लीजिए, याद कर इसका जो आंसर होगा मोतीलाल वर्सेस स्टेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 1951 का जो केस था उसमें ये बात कही गई थी कि जो फ्रेमवर्क के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि वेलफेयर और सोशल स्टेट को एस्टेब्लिश करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल जुडिशरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ड सेकुलर यूज इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मींस, इसका क्या अच्छा हाँ, इसका मतलब क्या है? जो सेकुलर वर्ड यूज किया गया है प्रीएम्बल में, इसका मतलब क्या है? तो आप इसको आप इसको पहले आंसर आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप इसको डिस्कस करता हूँ। हालांकि अगर जो स्टूडेंट्स मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि इसका जो मतलब क्या क्या मतलब निकल सकता है, सेकुलर का मतलब, है ना। लेकिन फिर भी ठीक है, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अपना क्या है इसमें 44 में देखते हैं। ऑप्शन है आपका, स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट्स का कोई रिलीजन नहीं होता। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, सभी रिलीजन्स हैं वो इक्वली ट्रीटेड किए जाएंगे। स्टेट हैज़ नो कॉमन रिलीजन, स्टेट्स का कोई कॉमन रिलीजन नहीं होगा। डी कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी। स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, मतलब स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टेट हैज़ नो कॉमन रिलीजन, स्टेट का कोई कॉमन रिलीजन नहीं है, तो ये बात गलत है इसमें। स्टेट हैज़ नो कॉमन रिलीजन, स्टेट्स का कोई कॉमन रिलीजन नहीं होगा, तो ये बात गलत है इसमें। सी में जो बात कर रहा है कि नो कॉमन रिलीजन, गलत होगा, ठीक है। लेकिन और ये जो ए कह रहा है, ए जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है, और फिर से खुद का कोई रिलीजन नहीं, स्टेट्स का, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन है, वो जितने भी धर्म हो सबको इक्वली जो उनका ट्रीट करेगा वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा उनको। अब देखो, अब मैं आपको इसमें कुछ केस बताता हूँ कि जो सेकुलर वर्ड था वो आपको पता है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। ये जो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, इसका कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट ये आया कहाँ से? ये कंसेप्ट आया था हमारे जो पहले ही जो वो ऑलरेडी कंटेंट करता है एक्सप्रेशन, जो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। उसमें ये जो कंसेप्ट सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट था वो पहले से क्लियर कर रखा था इसमें। जो अब सेकुलर टर्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एंड इज न्यूट्रल इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। स्टेट होगा वो कोई रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और वो न्यूट्रल होगा इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, या इसको इस तरीके से भी नहीं देखना चाहिए कि जो सेकुलरिज्म है इज नॉट एन एंटी गॉड और एथिज्म। जो सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होगा कि वो एंटी गॉड है या फिर एथिज्म, या जिसका कोई धर्म ही नहीं हो, ऐसा भी इस तरह को इसका ये भी मतलब नहीं है सेकुलरिज्म का, है ना, कि ना तो वो एंटी गॉड है और ना ही एथिज्म है। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। ये जो सेकुलरिज्म है इसका मतलब ये होता है कि जितने भी रिलीजन्स होंगे उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। जो स्टेट होगा वो शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ओनली। तो स्टेट होगा वो किसी भी सिटीजन्स के साथ जो आपका जो रिलीजन का ग्राउंड होगा उसके ऊपर आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट, मतलब स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। वही बात इस क्वेश्चन में कह रहा है ये कि 44 हमारा जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि स्टेट्स है नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन और ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका जो हो जाएगा आंसर आ जाएगा डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि हैज़ नो कॉमन रिलीजन, कॉमन रिलीजन की तो बात ही नहीं हो रही यार यहाँ पर। तो ये होगा 45 क्वेश्चन क्या करना। 45 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बिकॉज इट हैज़ नो स्टेट रिलीजन। 45 कह रहा है कि इट हैज़ नो स्टेट रिलीजन, बिल्कुल। हिंदुइज्म इज टॉलरेंट टुवार्ड्स अदर रिलीजन, गलत। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन, मतलब इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, मतलब हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन, मतलब रिलीजन के साथ वो कुछ नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
माइनॉरिटी राइट्स आर गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो माइनॉरिटी राइट्स आर गारंटेड, हाँ बिल्कुल गारंटेड तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो है बात, लेकिन इस सेकुलरिज्म से, इससे जो सेकुलरिज्म है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। माइनॉरिटी राइट से सेकुलरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। तो जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ए, स्टेट हैज़ नो स्टेट रिलीजन, कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 45 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अब 46 की तरफ चलते हैं। दमादम में ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया भाई। ठीक है, 46 क्वेश्चन देखते हैं हम। 46 क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें देखो 46 क्वेश्चन है ना। 2 मिनट रुकिए यार आप एक बार।